जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी स्टार्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं 107 FM में आपके साथ आपकी प्रेजेंट माविश खान, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त ERDC के एक्सपर्ट सैयद साहल और तुबा आसिम। उन दोनों को कहेंगे वेलकम शो में। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुबा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं माविश? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। और साहल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी और एक दूसरे की आवाज़ भी आ रही होगी। जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। ग्रेट, ज़बरदस्त। जी साहल, थोड़ी सी आपकी हमें हल्की आवाज़ आ रही है निस्बतन तुबा के। अच्छा, अभी भी अब बेहतर है, अब बेहतर है। सही। जी जी। तो साहल, इंट्रोड्यूस करवा दें, आज का टॉपिक हमारा क्या है? जी, आज का टॉपिक है हमारा ऑनलाइन स्कूलिंग एंड लर्निंग एट होम। ग्रेट। मतलब इस वक्त की जो बड़ी अहम मसला चल रहा है, जिसकी चीज़ को लेके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान है कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाए, उस मौजू का आपने इंतखाब किया है। ग्रेट। जी जनाब, बिल्कुल जी, क्योंकि तकरीबन आप समझें कि कोई 8 months हो गए हैं कि इस पूरी सिचुएशन को, बिल्कुल ऐसे और ही। गालिबन फरवरी ऑनवर्ड्स जो हैं ये सब लोग ऑनलाइन मूव हुए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता बीच में फिर कुछ अरसे के लिए स्कूल गए हैं और अब वापस फिर उसी चीज पर वापस हो चुके हैं हम हो लोग चुके सब। हैं और बिल्कुल। ये इसने बहुत सारी, जैसे एक अपॉर्चुनिटी भी थी लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए हैं इसकी वजह से हम लोगों ने, पेरेंट्स ने भी और बच्चों ने भी, दोनों ने ही मसाइल का सामना किया है। और जितने पेरेंट्स से मेरी बात हुई है ना इस हवाले से इतने अरसे से, तो एक अब जो जबकि समझें कि इतना टाइम गुजर गया है, तो एक बहुत ज्यादा फीलिंग ये देखने में आ रही है कि वालिदैन को ये भी लग रहा है कि भाई बच्चों का वक्त बहुत जाया हो रहा है। exactly. और कोई फायदा भी नहीं हो रहा, और बैठे हुए हैं स्क्रीन के सामने और बस वक्त जाया हो रहा है, सीखने को मिल नहीं रहा। और पेरेंट्स की ये परेशानी और बच्चे अलग बेचारे, उनके साथ एक अलग लेवल पे जुल्म हो रहा है, समझे कि वो भी मजबूरन भी है। कुछ शुरू में तो शायद एक्साइटमेंट लेवल थी, लेकिन अब हालात काफी बदल भी रहे हैं, बच्चे भी थक गए हैं स्क्रीन के सामने बैठे बैठे, और उस तरीके का एक लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं आ पा रहा जिस तरीके से एक फेस टू फेस लर्निंग का आता है। और जाहिर है उसमें पीयर इंटरेक्शन होती है, आपकी टीचर्स इंटरेक्शन होती है, उन सब चीजों से बच्चे बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं। तो ये पेरेंट्स के लेवल पे भी फ्रस्ट्रेशन है और बच्चों के लेवल पे एक अलग फ्रस्ट्रेशन है। तो हमने सोचा इंशाल्लाह आज इस पर बात करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं और फिर उसके कुछ सॉल्यूशंस की तरफ हम इंशाल्लाह मूव करेंगे। इंशाल्लाह, बिल्कुल सही बात है। और फिर इसमें बच्चे की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इसका एज का भी एक बड़ा फैक्टर है। जैसे मेरा जो बड़ा वाला बेटा है अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्लास ले लेता है। छोटे को 10 दफ़ा याद दिलाओ वो फिर भी नहीं लेता तो ये प्रॉब्लम हो रही होती है, अक्सर वो मिस कर देता है। और अगर मिस ना करे तो एक जो होता है ना कि ऑनलाइन जब आप क्लास ले रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी मिस कर जाते हैं, इधर उधर आपका ध्यान चला जाता है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं भी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त परेशान हूँ कि क्या बच्चे क्या सीख रहे हैं। तो बड़ा अच्छा होगा, आज मुझे भी हेल्प मिल जाएगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह आज इसी पर डिस्कस करेंगे हम। चलें, ग्रेट। जी सहल, आप जी मैं बिल्कुल कुछ तो जैसे अभी तुबा साहबा ने कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा किया कि जैसे आपने भी ये बात की कि पेरेंट्स भी थोड़ा सा परेशान है और बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। Exactly. किस तरीके से इस चीज़ को कवर किया जाए। एक तो एक तरफ ये खदशा है कि लर्निंग जो पहले मतलब जो बच्चे फ्लो में चीज़ें सीखते हुए आ रहे थे और स्कूलिंग चल रही थी प्रॉपर, तो वो लर्निंग लॉस्ट हो चुकी है। और दूसरा ये कि अभी इस दौरान भी वक्त का ज़ाया होने का एहसास हो रहा है कि वो आउटकम नहीं आ रहा है उस तरह का जिस तरह का हम नॉर्मल स्कूलिंग में देखते हैं। तो उसके कुछ मसाइल इस तरफ भी हैं कि हम किस तरीके से इस चीज़ को परसीव कर रहे हैं पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से,
और कुछ इसके मैं तो ये कहूँगा कि इस दौरान कुछ बड़े इंकशाफात भी हुए हैं जो जिसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम इससे ड्राइव होने वाले बड़े मसाइल की तरफ भी ध्यान दे सकें। तो एक तो ये चीज़ है, उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो चंद मसाइल तुबा साहबा ने जिनकी तरफ इशारा किया, उनमें से एक दो बड़े मसाइल और इन मसाइल की वजह से पैदा हो रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बड़े नुकसान का बाइस बनेंगे। तो एक तो मेरे ख्याल से जो जिस तरह की अभी बात हुई कि फ्रस्ट्रेशन है दोनों तरफ, पेरेंट्स की तरफ भी और बच्चों की तरफ भी। तो मैं भी चंद दिन पहले किसी पेरेंट से बात कर रहा था, तो उनका भी यही कहना था कि ये तो कुछ बच्चा मेरा पढ़ के ही नहीं दे रहा है और ऑनलाइन में तो बस टाइम वेस्ट कर रहा है और इसका इंटरेस्ट भी पैदा नहीं हो पा रहा है, तो फिर रिजल्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जो एग्जाम वगैरह है और टेस्ट वगैरह है वो तो चल ही रहे हैं वैसे भी। तो उसकी वजह से पेरेंट्स को ये लगा कि हम क्यों ना वो जो पूरा स्कूल वाला जो माहौल है उसको हम घर पे लाने की कोशिश करें, हम बच्चे को उसी तरीके से होमवर्क के लिए बिठाएं घंटों और क्लास के लिए बैठे घंटों, फिर वो रिजल्ट उस तरह का ना आने की सूरत में, उस तरह के आउटकम ना मिलने की सूरत में फिर वो बच्चे पे मज़ीद चीज़ें फोर्स की जाती है, मज़ीद उसे पुश किया जाता है कि तुम और टाइम दो, और फिर वो पनिशमेंट और रिवॉर्ड्स वगैरह का सारा काम किया जाता है। तो उसकी वजह से ऐसा महसूस हो रहा है कि, और ऐसा सुनने में भी आ रहा, मैंने मेरी ऑब्जर्वेशन भी है कि माँ बाप के दरमियान माँ बाप और बच्चों के दरमियान जो रिलेशन है वो एक इस पूरे सिचुएशन की वजह से, इस पूरी फ्रस्ट्रेशन की वजह से अफेक्ट हो रहा है नेगेटिव वे में। इस स्ट्रेन रिलेशनशिप में के नतीजे की फॉर्म में निकल के वो चीज़ आ रही है। एक मसला ये है जो कि मेरे ख्याल से बहुत खतरनाक मसला है। ये दो जो पीछे जो बेसिक प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस की गई हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन उससे ये जो बड़ी प्रॉब्लम सामने आ रही है भी एक इससे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ जिस पर हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है। ये तो मेरे ख्याल से शिकायत हर माँ बाप के से आपको सुनने को मिलेगी कि बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ चुका है, क्लासेस हो रही हैं, उसके बाद फिर वो अपने होमवर्क या अपने असाइनमेंट्स वगैरह को कंप्लीट करने के लिए भी उसी का सहारा ले रहे हैं। तो ये चीज़, इसको किस तरीके से देखा जाए, इसको किस तरीके से एडिक्शन में तब्दील होने से रोका जाए, या इसको किस तरीके से इसका पॉजिटिव इस्तेमाल कायम रखा जाए और इसको किसी नेगेटिव वे में, या फिर ये कहें कि अपनी जो बच्चे की दूसरी ज़रूरियात हैं उसको पूरा होने के बीच रुकावट ना बने, इसको किस तरीके से देखा जाए। तो ये दो मसाइल इससे इन पिछले मसाइल से निकल के आते हैं। तो अगर हम इसको मतलब अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समराइज करें तो एक तो ये कि बच्चों की लर्निंग रुकी हुई है, ये एक कह भी सकते हैं कि स्टेटमेंट पे थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि क्या वाकईतन बच्चों की लर्निंग रुकी हुई है। और दूसरा ये कि बच्चे खुद भी बेजार हैं, पेरेंट्स भी बेजार हैं, और फ्रस्ट्रेशन और फिर वो रिलेशनशिप्स अफेक्ट होना और फिर इंक्रीज स्क्रीन टाइम, ये सारे प्रॉब्लम्स अभी फिलहाल पेरेंट्स और बच्चों और कुछ हद तक टीचर्स को भी इनका सामना करना पड़ रहा है। राइट, एग्जैक्टली। तो अगर इन प्रॉब्लम्स को देखने के बाद जो मतलब एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को हल करने का, वो यही होना चाहिए कि प्रॉब्लम समझने के बाद हम उसके जो रूट कॉजेज हैं उनकी तरफ ध्यान दें। वो दरअसल वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या वजूहात हैं, उसका क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स का बायस बने हैं। तो एक तो बहुत जाहिर सी बात है कि जो पूरी सिचुएशन है ये इस पूरे प्रॉब्लम को खड़ा करने का बायस बनी है। तो सिचुएशन पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने नोट किया है कि हमारी जो कन्वेंशनल स्कूलिंग या ये जनरली में अगर मैं कहूँ कि हमारी जो पूरी स्कूलिंग का जो तरीकाकार है वो मॉनिटरिंग और फोर्स बच्चे को पढ़ाई पे फोर्स करने पे बेस्ड होता है काफ़ी हद तक। हम बच्चे को मुसलसल मॉनिटर कर रहे होते हैं मुख्तलिफ फॉर्म में हम बच्चे को थोड़ा फोर्स कर रहे होते हैं कि वो जो चीज़ हम सिखाना चाह रहे हैं वो सीखे। ठीक, तो वो अब जब ये हम डिस्टेंट लर्निंग की तरफ आ रहे हैं और आ चुके हैं,
तो इसमें ये चीज, इन दोनों चीजों पे जो हमारे हमारे जो कंट्रोल है वो खत्म होता जा रहा है। स्कूल्स का कंट्रोल खत्म होता जा रहा है कि वो बच्चे को अब कम से कम मॉनिटर कर सकते हैं। अब वो जितना थोड़ा बहुत मॉनिटर कर सकते हैं तो वो भी पेरेंट्स की तरफ चले गया वो चीज, और फोर्स करने का वाला काम भी पेरेंट्स की तरफ चले गया। तो अब ऐसी सिचुएशन में स्कूल्स वगैरह की या ऑनलाइन स्कूलिंग की कोशिश ये है कि उसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के माहौल को इस पूरे अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस में उसी तरीके से चलाने की कोशिश की जाए। तो मतलब आप लोगों को मुश्किल तो नहीं हो रही है कि मैं जो बात कर रहा हूँ? तो नहीं मैं समझ रही बिल्कुल। हाँ, तो उसी तरीके से वो जो पूरी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है, कोशिश यही की जा रही है कि उसी अब सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं लेकिन तब भी उसी तरीके से चीज को आगे चलाया जाए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा कॉज है कि जो हमें सुनने में आ रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बच्चे परेशान हो चुके हैं, माँ बाप परेशान हो चुके हैं, उस तरह के आउटकम्स नहीं आ रहे हैं। तो जब एक पूरी सिचुएशन बदल चुकी है तो अब हमें भी नए तरीके की तरफ जाने की जरूरत है। लेकिन मसला यहाँ पे रुका हुआ है कि हम उसी स्ट्रक्चर्ड लर्निंग को उसी तरीके से ऑनलाइन स्कूलिंग में भी हम लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज कहूँ कि बच्चों का इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ, बच्चों का इंटरेस्ट कभी था ही नहीं। बहुत सारे सिचुएशंस में ऐसा भी है कि वो बस आपको इंकशाफ वो है, आपको बस पता चला क्योंकि अब बच्चे घर पे आ चुके हैं। अब पता चला कि अच्छा अब ये तो शुरू से ही मामला ऐसी था। तो वो बस एक बात खुल के सामने आई है। बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा भी है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि इन सारी प्रॉब्लम्स को जन्म दे रहा है। सही। अच्छा, यहाँ मैं एक बात और भी पूछना, स्पेशली तुबा आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैंने आपके प्रोफाइल में देखा था कि आप होम स्कूलिंग कर रही हैं अपने बच्चों की। तो ये जो प्रोसीजर है, अब तकरीबन सब लोग उसी पे आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये है कि हम लोग दे के स्कूल की तरफ रहें कि हम उतनी ही फीस दे रहे हैं जितनी हम पहले दे रहे थे। तो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी तरीके से, चाहे हमारे बच्चे घर पे हैं लेकिन उनको वही पढ़ाए, मतलब वही वाला हमारा इस वक्त एटीट्यूड है। तो आप लोग, जैसे आप भी और तलहा भी, दोनों का मैंने देखा था प्रोफाइल में कि आप होम स्कूलिंग करते हैं अपने बच्चों की। तो ये कैसे मुमकिन हो पाता है? तो एक तो पहली बात इसमें मैं ये क्लियर करूं कि जब हम होम स्कूल कर रहे होते हैं बच्चों को, तो वो स्कूलिंग एट होम नहीं है। मतलब अभी तो जो बच्चे घर में बैठे हुए हैं और ऑनलाइन स्कूलिंग हो रही है, तो वो तो हम स्कूल का ही मॉडल घर में फॉलो करने की कोशिश करें, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। बिल्कुल। लेकिन जब आप होम स्कूलिंग की तरफ आते हैं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है इस पर भी हम मुस्तकबिल में डिटेल में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक काफी वसी टॉपिक है। बिल्कुल। मैं छेड़ कर जी बिल्कुल काफी लंबा चला जाएगा। तो अभी जैसे ये सहल ने बात की बड़ी जबरदस्त कि बच्चों का इंटरेस्ट कभी था ही नहीं, और ऐसे में हम इसके मजीद आप देखें, इसके कॉजेस को जरा सा खोदने की कोशिश करें, तो इसमें यही समझ में आता है कि इस वक्त हमने बच्चों से बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी रखी हुई है ना, कि अब पहले वो स्कूल जा रहे थे, उनका एक रूटीन बिल्कुल डिफरेंट था, उनकी एक्टिविटीज बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब वो घर में हैं और एक स्क्रीन के सामने उनको सीधे बैठे रहना है और उसके जरिए उनको लेसन्स अटेंड करने हैं। और ऐसे में अगर पेरेंट्स उनसे ये वाली एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि अब वो उसी तरीके से आउटकम भी आएगा, तो ये मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी वजह बन रही है इस फ्रस्ट्रेशन की। जैसे हमने शुरू में बात की कि दोनों ही तरफ फ्रस्ट्रेशन देखी जा रही है। तो ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स को नहीं होनी चाहिए इस वक्त, और स्कूल को भी नहीं होनी चाहिए कि बच्चे, एक तो घर में, घर का एनवायरनमेंट भी सभी तरफ कुछ ना कुछ चेंजेस हैं ही, और ओवरऑल भी क्योंकि अब इतने महीने हो गए हैं, पूरी दुनिया में बहुत सारी चेंजेस आ रही हैं, तो बच्चे भी इन सब चीजों को देख रहे होते हैं और उन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीख भी रहे होते हैं। और उसमें हम उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे नहीं उनकी जिंदगी उसी तरह से चलती रहे, वो मैथ्स में 10 आउट ऑफ 10 लेकर आते रहें और वो क्लास में उसी तरह से बैठे रहें, तो ये एक बड़ी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाती है हमारे पार्ट पे, जिसकी वजह से फिर फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं। दूसरे मुझे ये लगता है कि जाहिर है अब जब सर्कमस्टांसेस इतने चेंज हो गए हमारे, उसमें हमारे रूटीन्स में भी चेंज आना चाहिए। और जब हम ये रूटीन हम उसी तरह से रखें कि बच्चा जैसे ही सोता है उठाएं और उसको स्क्रीन के सामने बिठा दिया जाए और वो फिर 3 से 4 घंटे नॉन स्टॉप उसी स्क्रीन के सामने बैठा हुआ है,
और उससे फिर हम ये तवक्को करें कि उसका पॉजिटिव कोई आउटकम आएगा, तो ये खुद एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है। बच्चों की हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी खराब हो रही है और फिजिकल हेल्थ भी खराब हो रही है। और ये कंसर्न्स अब बहुत ज्यादा सरफेस होना शुरू हो गया, जबकि अब जैसे 6-8 महीने गुजर गए और हम लोग अब इस तजुर्बे को अच्छी तरीके से हम इसके आउटकम्स देखने के काबिल हो गए। तो अब हर तरफ ये वाली चीज, तो ये एक बहुत बड़ा कॉज है कि रूटीन हमारे सही नहीं है, हेल्दी रूटीन्स नहीं फॉलो हो रहे, एक्सपेक्टेशंस हमारे सही नहीं, और दूसरे स्ट्रक्चर्ड लर्निंग का, जैसे अभी सहल ने बताया कि हम उसी पर फोर्स कर रहे हैं और बच्चों का इंटरेस्ट कहीं और जा रहा है। तो ये सारे कॉजेज समझने हमें चाहिए, और फिर इंशाल्लाह हम अब इसको अगर आगे देखें, उसके सॉल्यूशंस की तरफ हम बढ़ते हैं, तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इन चीजों को किस तरीके से हम कॉम्बैट कर सकते हैं। ग्रेट जी साहब। ये जो, क्योंकि जैसे मैं शुरू में बात कर रहा था कि सिस्टमैटिक तरीका तो यही होता है कि पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और फिर उनके रूट कॉजेज को जब हम आइडेंटिफाई करें तो उसके तहत उसको पकड़ के सोल्यूशन ड्राइव करें उस पर, वरना फिर मसला हल नहीं हो सकता। तो यहाँ जो चीज़ें जब ये जैसे तुबा साहब ने बताया कि हम हेल्दी रूटीन पे भी काम करेंगे, हम अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन्हें भी तब्दील करेंगे, और सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर्ड लर्निंग है जो कि इस फॉर्म में बहुत मुश्किल है, और उसके अगर आप उसको करेंगे तो उसके नतीजे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें से निकलेंगी जिनको कंट्रोल करना आपके लिए मुश्किल होगा। जैसे कि जो आप फ्रस्ट्रेशन है उसके नतीजे में जो रिलेशनशिप खराब होते हैं, तो वो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये बात सूरी तौर पर समझने की बात है कि मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ स्टेप्स की जरूरत होती है। जब आपके मुश्किल वक्त मुश्किल तकाज़े करते हैं आपसे कि आप चीज़ों को मुख्तलिफ ज़ाविये से देखें, मुख्तलिफ तरीके से समझने की कोशिश करें। तो यहाँ ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि सर्कमस्टेंसेस बिल्कुल मुख्तलिफ हो गए हैं, अब चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से चलेंगी और उनके आउटकम्स भी मुख्तलिफ तरीके से आएंगे, और बहुत मुमकिन है कि आउटकम्स वैसे ना आए जैसे कि आप चाहते हैं। तो इसमें ये बात भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस वक्त को सही तरीके से गुजारना चाहते हैं और इसको अपने लिए बेहतर फॉर्म में तब्दील करना चाहते हैं, तो पहले ये आप चीज़ सोचना शुरू करें और समझना शुरू करें कि इस टाइम को अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी लिया जा सकता है। आपके बच्चे आपके घर में मौजूद हैं, आपके सामने मौजूद हैं, ठीक। तो अब वो वक्त जो आपके बच्चों का स्कूल में गुजरता था वो आपके सामने गुजर रहा है, आप उन्हें समझने की कोशिश करें, आप उनके साथ बेहतर वक्त गुजारने की कोशिश करें। अब वो जो एक चीज़ जो कि हमेशा से मसला रहा है कि स्कूलिंग के इतने ज़्यादा आवर्स, फिर उसके बाद होमवर्क, असाइनमेंट्स वगैरह के इतने आवर्स, तो बच्चे फैमिली लाइफ से दूर होते चले जाते हैं। मतलब वो जिंदगी जो कि फैमिली के साथ और फैमिली के कामों में या जो रूटीन चल रहा होता है पूरे दिन का, उससे जो चीज़ें सीख सकते हैं तो उसके मौके कम होते जाते हैं। तो ये वक्त उन सब चीज़ों को अवेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन स्कूलिंग या किसी भी फॉर्म में जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं, तो वो आप जो भी इंडिविजुअल है उससे सेल्फ लर्निंग की डिमांड करता है कि मतलब वो खुद भी अपना इनपुट दे, क्योंकि अब जैसे कि अभी बात हुई थी कि अब मॉनिटरिंग और फोर्स करने के लिए कोई रहा नहीं है, तो वो अब सेल्फ लर्निंग का ज़्यादा पार्ट होगा। ठीक, आप कब तक जो है ये सारा काम कर सकते हैं कि आप पीछे पड़े रहें बच्चे के और वो उससे सारा काम कराएं। तो आप ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को समझें कि बच्चा खुद से चीज़ें करेगा। अब जाहिर सी बात है इसमें वक्त लगेगा, क्योंकि अचानक से कोई चीज़ शिफ्ट हो अर्जेंट बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस ही कहना चाहिए, क्योंकि अचानक से सारे स्कूल्स बंद हो गए और ऑनलाइन शुरू हो गया, कोई प्रिपरेशन नहीं थी दोनों तरफ से, ना पेरेंट्स की तरफ से, ना टीचर्स की तरफ से, ना बच्चा मेंटली प्रिपेयर्ड था, तो उसे वक्त लगेगा सेल्फ लर्निंग के मोड में आने के लिए। और फिर दूसरा ये कि स्कूल्स वगैरह में सेल्फ लर्निंग के मौके कम होते हैं, बच्चों को बताया जा रहा था किस तरीके से करना होता है, बच्चे को मुसलसल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जा रहा होता है। तो ऐसे में बच्चा खुद भी परेशान है कि वो किस तरीके से इस मोड में आए। ठीक, बहुत से बच्चे फिर वो एक डिसअपॉइंटमेंट की हालत में आके पीछे हट जाते हैं कि नहीं, ये नहीं, अब मतलब मुझसे तो ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो सकती, मैं तो खुद से कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बच्चे के लिए
टीचिंग मोड से निकल के फैसिलिटेशन मोड में आए, जहाँ पे आप बच्चे को सपोर्ट करें, जहाँ पे आप बच्चे को जहाँ मदद की जरूरत है आप वहाँ उसकी मदद के लिए आगे बढ़े। और ऐसे में जरूरी है कि मॉनिटरिंग वाली चीज को छोड़ें, अभी आप फोर्स करना भी छोड़ें। अभी आप सिर्फ उसे हल्के हल्के वो जो चीज अडॉप्ट कर रहा है नए तरीके तो उनमें आप फैसिलिटेट करें, और उसके लिए जरूरी है कि आप फ्लेक्सिबल भी हों, आप पेशेंट भी हों। ठीक, तो ये चीजें मुश्किल है लेकिन करने वाली चीज है कि आपको सब्र से काम लेने की जरूरत है। बहुत मुमकिन है कि इस साल आपका बच्चा फ्रैक्शन ना सीख पाए, लेकिन अगले साल तो वो सीख सकता है। लेकिन उस दौरान जो आपके रिलेशनशिप अफेक्ट हो सकते हैं, आपके घर में पूरा एक वो स्कूल को घर में उठा के लाने की वजह से जो एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो सकता है, तो वो उसके असरात बहुत लॉन्ग टर्म में रह सकते हैं। ठीक, तो सबसे अहम और आखिरी बात ये है कि ज़रूरी है कि आप रिविजिट करें अपने जो गोल्स हैं एजुकेशन के और लर्निंग के, कि आप चाहते क्या हैं दरअसल अपने बच्चे से। क्या आप सिर्फ गुड ग्रेड्स चाहते हैं, या फिर आप बच्चे को वाक़ईतन बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में से फैसिलिटेट करना चाहते हैं। तो ये चीज़ देखने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से अगर आपने ये तय कर लिया कि भाई इस साल तो कोई मसला नहीं, मुझे कुछ अच्छे ग्रेड्स नहीं चाहिए और मुझे कोई आउटस्टैंडिंग मार्क्स वगैरह नहीं चाहिए, बस आप सीख रहे हो तो काफ़ी है। जॉन हॉल्ट एक ऑथर है, एक एजुकेशनिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि लर्निंग इज ऑल अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ द सराउंडिंग। बेसिकली अगर आप चीज़ों को आसपास की जो चीज़ें हैं उनके बारे में समझ रहे हो, उनके सेंस बना रहे हो, तो आप सीख रहे हैं। तो ये चीज़, ये मेरे ख्याल से सारे ऐसे स्टेप्स है जो कि अगर आप इन सब चीज़ों को सोचते हैं तो आपके देखने का, प्रॉब्लम को देखने का ज़ाविया थोड़ा बदल जाएगा। फिर अगले जो कुछ प्रैक्टिकल काम है वो भी है, मेरे ख्याल से तूबा साहब उन पे अच्छे तरीके से बात है। जी तूबा। जी बिल्कुल, और ये इतनी ज़बरदस्त बात की ना अभी कि हमें उनका फैसिलिटेटर, लर्निंग फैसिलिटेटर बनने की ज़रूरत है। और बच्चों को ऐसा होता है ना, हम अक्सर अपनी जोर ज़बरदस्ती में शौक का सत्यानाश कर देते हैं, बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। और बल्कि हमें एज ए फैसिलिटेटर हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम बच्चों में शौक का तूफान बर्पा कर दें। तो हमें एज पेरेंट्स हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है ये बात समझना कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं, हम बिल्कुल वेल मीनिंग एफर्ट्स होते हैं, ज़ाहिर है सब वालिदैन बेहतरीन ही चाह रहे होते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन बस अपने आप से सवाल ये करना है कि हमारे जो भी एफर्ट्स हैं उनसे बच्चों के शौक का सत्यानाश हो रहा है या उनके शौक का तूफान बर्पा कर रहे हैं हम। तो इसके लिए मुझे लगता है कि अब जैसे जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसमें हम बेहतरीन तरीके से किस तरह बच्चों की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकते हैं। कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, जैसे कि हम उनके जो एनवायरनमेंट है उसमें हम शुरू में आपने देखा होगा जब ऑनलाइन स्कूलिंग हुई तो कोई बच्चा बेड पे बैठा हुआ है, कोई नीचे बैठा हुआ है, आधा वक्त टेबल पे है, आधा वक्त कुर्सी में है, तो और उसमें लाइटिंग भी प्रॉपर नहीं है, किसी से कह रहे हैं भाई लाइट खोल दो, अंधेरा हो रहा है, कोई दिख नहीं रहा। तो एक एनवायरनमेंट पॉजिटिव आप क्रिएट करें जहाँ बच्चा आपका ऑनलाइन स्कूल ले रहा है, क्लास में है ऑनलाइन, तो उसमें कमरे में रोशनी हो, प्रॉपर वेंटिलेशन हो और जगह मुनासिब हो, कंफर्टेबल हो, उसमें बच्चा बैठ सके। और बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा मूव करते हैं, ये एक नेचुरल सी बात है, तो उनसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एक ही कुर्सी पर बैठकर एक ही तरह से लेते रहेंगे। लेकिन जगह उनकी कंफर्टेबल होना बहुत जरूरी है, वेल वेंटिलेटेड होना, रोशन हो प्रॉपर तरीके से, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है। और मटेरियल उनका सारा उनके सामने हो, क्लास के बीच में बच्चे के भाई पेंसिल ला दो, कॉपी ला दो, फलानी चीज तो रह ही गई, क्योंकि अब ये न्यू नॉर्मल है ना। तो आपने देखा होगा मावेश, आपके भी बच्चे आप बता रही हैं जिस तरह से, तो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे होते हैं, तो उसके लिए अब तक तो हमें ये बात समझ जानी चाहिए कि उसके लिए एक प्रॉपर सेटअप अगर हम बनाएंगे तो हम इस तरह से बेहतर तौर पर बच्चों को फैसिलिटेट कर सकते हैं कि वो एक पॉजिटिव आउटकम उनका हो सके। उसके अलावा फिर ये ऑनलाइन स्कूलिंग से हटकर जैसे हम बात कर रहे थे कि वालिदैन को लगता है कि अब क्योंकि वो घर पे और ऑनलाइन स्कूलिंग का टाइम उतना तो नहीं होता जितना स्कूल का हुआ करता था। बिल्कुल। तो बच्चे ऑब्वियसली अब घर पे ज्यादा वक्त गुजार रहे हैं। तो जैसे अभी सहल ने भी बात की कि हमारा तो कॉन्सेप्ट ये समझ में हमें ये आना चाहिए कि बच्चे हर चीज से सीख रहे हैं,
अपनी सराउंडिंग से जो भी करें, हमें लग रहा होता है कि ये फारिग बैठा हुआ है और ये तो उल्टा लटका हुआ है सोफे पे और टाइम जाया कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। और बच्चा वो जो उल्टा लटका हुआ है सोफे पे, वो उस वक्त अपने साथ अपने जहन में कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन कर रहा होता है और उसके जहन में कुछ ना कुछ जबरदस्त ख्यालात चल रहे होते हैं। लेकिन हमारी अप्रोच ये होती है ना, हम ये चाह रहे होते हैं हमें हर चीज का रिजल्ट दिख रहा हो, हमारे सामने हो, आउटकम हमें पता चले कि वो क्या कर रहा था, हम उसको मेजर कर सके टेस्ट के स्कोर से, तभी हम उसको लर्निंग मानेंगे, वरना हम उसको लर्निंग मानने पे ही राजी नहीं होते। तो ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए, बच्चे करके लर्निंग बाय डूइंग जो है ना, वो सबसे अहम चीज है, जिसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग का भी नाम दिया जाता है। यानी कि अगर आप किसी बच्चे को मैग्नेट्स के बारे में किताब से पढ़ा रहे हैं या उसके हाथ में मैग्नेट दे रहे हैं, तो वो किस तरह से उसको कॉन्सेप्ट बेहतर जब ही समझ में आ सकता है जब उसके हाथ में वो चीज होगी। या बच्चे ने मेजरिंग करनी है, मेजरिंग यूनिट्स सीखने हैं, तो वो किचन में मेजर करके ज्यादा बेहतर सीखेगा या किताब के जरिए बेहतर सीखेगा। या सर्किट्स बनाना है तो वो सर्किट्स के रूल किताब में बेहतर सीखेगा या हाथ में जब वो 2 तार जोड़ेगा, बैटरी जोड़ेगा, बल्ब लगाएगा, तो वो बेहतर सीखेगा। पहले तो चलो स्कूल जाके शायद कुछ ना कुछ वहां पर हो जाया करता था, लेकिन अब घर में है और ऑनलाइन हो रहा है, उनके हाथों में नहीं है चीजें। तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज लर्निंग फैसिलिटेटर्स, एज पेरेंट्स, हम उनको घर में भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बेहतरीन मौके प्रोवाइड करें ताकि वो कर सकें। और ये बात हम समझें कि वो खेल भी रहे होते हैं, वो इमेजिनरी प्ले में भी होते हैं, तो वो हर लम्हा उनकी जिंदगी का उनको कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है। हर लम्हा, वो फायर बैठने का हो या खाना खाने का हो या घर वालों के साथ बैठकर बातें करने का हो, ये बहुत ही, बल्कि मेरे ख्याल से तो मोस्ट एजुकेशनल मोमेंट्स ही यही होते हैं जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा सीख रहा होता है। और इसमें एक और चीज मुझे लगती है, जैसे कोई भी आप ऑनलाइन स्कूल में भी अगर आप कोई टॉपिक कोई भी कवर कर रहे हैं, तो वो साथ साथ आप भी बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो जाएं, उससे डिस्कशन करें, उसके साथ उसको एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब आप करें कि अच्छा भाई अब तुमने ये साइंस का ये वाला टॉपिक किया है, तो आओ हम मिलकर ये एक्सपेरिमेंट घर में करके देख लेते हैं, ताकि आप भी उसके साथ इन्वॉल्व हों। और लर्निंग टुगेदर वाली जो चीज हम लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है कि आप मिलकर चीजें एक्सप्लोर करें। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आजकल तो ऑनलाइन टूल्स इतने बेहतरीन अवेलेबल हैं, खान अकेडमी का है, बच्चे के जहन में कोई भी क्यूरियोसिटी आती है तो वो उसके लिए खुद से किताबें खोल सकते हैं, आप लोग खुद किताबें खोलें, टॉपिक सोचें, करके देखें। तो ये वाली चीजें, ये तो बहुत बेहतरीन मौका है, बल्कि कि अब बच्चे घर में हैं तो हमारे पास बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत सारा वक्त है घर में अवेलेबल है, हम लोग उनके साथ, तो ये वाली सब चीजें अब हम कर सकते हैं जो शायद पहले उनके स्कूल के बिजी रूटीन्स में हम नहीं कर पाते थे। और अब हमारे पास ये बहुत अच्छा इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उनका रूटीन भी, जैसे हमने पहले बात की थी कि हेल्दी रूटीन ना होने की वजह से भी फ्रस्ट्रेशंस बढ़ रही हैं पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी। तो अब हमारे पास, हमारे हाथ में है उनका वक्त, चलो सुबह के 3-4 घंटे उन्होंने स्कूल में लगा दिए, लेकिन उसके बाद तो हमारे हाथ में है कि हम उनका रूटीन किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। और ये वाली एक्सपेक्टेशन होना कि हम एक दिन का एक टाइम टेबल बना देंगे जैसे स्कूल में हुआ करता था और वही हम फॉलो करेंगे, तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। तो अब हम स्कूल में नहीं है, अब हम अल्लाह का शुक्र है कि घर में हैं बच्चे, थोड़ा वक्त मिला है उनको भी उस एनवायरनमेंट से निकलने का, तब हम अच्छा एक हेल्दी रूटीन बना सकते हैं जिसमें उनके पास आउटडोर प्ले का टाइम हो। ये एक बहुत अहम चीज है जो कि हम ऑफन मिस आउट कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं। अब जबकि बच्चे, वैसे भी आउटडोर बहुत जरूरी है, लेकिन अब जबकि बच्चे स्क्रीन के सामने भी इतना वक्त गुजार रहे हैं, तो उनको ये विटामिन एन जो है ना, नेचर की डोज, इसकी बहुत शिद्दत से जरूरत है, क्योंकि उनके दिमाग के लिए, मतलब ये तो साइंटिफिकली भी प्रूवन बात है कि आउटडोर टाइम जो आप हरियाली में, पुरफिजा मकाम में गुजारते हैं, ये किस कदर हमारे जहनी सेहत के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो कुछ ना कुछ हमारे रूटीन में ऐसी चीज होनी चाहिए कि बच्चे थोड़ी देर बाहर खुली फिजा में खेल सकें, और उनके रूटीन में हम लोग ये इंश्योर करें कि आउटडोर टाइम हो और उनके लिए रिलैक्सेशन का टाइम हो। ये पता नहीं, हम लोगों ने अपने आप को भी अपने बिजी बना के बड़ा फख्र महसूस करते हैं और अपने बच्चों की जिंदगियों को भी बिजी और मुकम्मल तौर पे पैक करके ना बहुत हम लोग प्राउड फील कर रहे होते हैं कि भाई हम बहुत बिजी हैं और हमारे बच्चों के रूटीन्स भी बहुत बिजी हो चुके हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं। लेकिन रूटीन्स हमारे ऐसे होने चाहिए कि बच्चों के पास उसमें टाइम हो, रिलैक्सेशन का टाइम हो, बाहर खेलने का टाइम हो, रेस्ट करने का टाइम हो,
फ्लेक्सिबल रूटीन हो हमारा, उसमें बच्चा अपने हिसाब से भी कुछ कर सके, उसको खुद से भी सोचने समझने का और खुद से अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का भी कोई टाइम मिलना चाहिए। एग्जैक्टली, जबरदस्त, बहुत अच्छा था। मेरा ख्याल है हमने आज तो काफी को देखा कि हो सकता है लोगों को इंशाल्लाह इन चीज़ों से कोई मदद यकीनन मिली होगी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और जो कंक्लूजन मुझे लग रहा है वो ये कि घर पे रहने का जो इस वक्त टाइम बच्चों के पास अवेलेबल है, आपको भी बच्चे अवेलेबल हैं घर पे, तो उस सूरत में आप अपना सबसे पहले तो फैमिली रिलेशनशिप, जैसे साहल ने कहा था कि उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सकता है आपकी एक बॉन्डिंग बने। उसके साथ ही साथ लर्निंग के ज़राए माँ बाप ने पैदा करने हैं, उसमें आप उनको घुमाने फिराने भी लेके जा सकते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, उनको कुछ अच्छी चीज़ें जो अच्छी जो स्टोरीज़ हैं वो सुना के मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए आप खुद से उनकी लर्निंग कर सकते हैं। इस दफ़ा इस साल के लिए ये सोच लिया जाए कि रिपोर्ट कार्ड्स तो वैसे भी अब बहुत लोग इसके ऊपर फोर्स कर रहे हैं और आप लोग भी हमेशा इसी चीज़ के ऊपर जोर देते भी हैं कि रिपोर्ट कार्ड्स एक अलग चीज़ है और लर्निंग प्रोसेस एक अलग चीज़ है, तो उसको इस दफ़ा बिल्कुल साइड पे रख दें और इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ ये देखें कि आप अपने बच्चों को क्या अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें और किस तरीके से आप उनके मददगार साबित हो रहे हैं उनके लर्निंग प्रोसेस में। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से इसको समझ कर दिया। हेल्दी रूटीन की जो बात चल रही थी तो मेरे ध्यान में आया कि जो स्क्रीन टाइम का इशू है इससे बहुत अच्छे तरीके से स्क्रीन टाइम को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ग्रीन टाइम से, क्योंकि ये रिड्यूस करना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है स्कूल वगैरह की वजह से, तो अब इसे न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। और सिमिलरली इस पूरे प्रॉब्लम में भी कि आप कुछ कर तो नहीं सकते, आप जबरदस्ती स्कूल को खुलवा के स्कूल को नहीं भेज सकते, तो जो है उसको ही एक्सेप्ट करते हुए उसमें ही बेहतर तरीके से आप परफॉर्म करने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से अब तक के बच्चे इम्तिहान देते हुए आ रहे थे, अब ये पेरेंट्स करते हैं किस तरीके से इन सब चीज़ों को कोप करते हैं। एक चीज़ का क्या जिक्र मैं और करना चाह रहा था, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ बिल्कुल, और एक सवाल भी मेरे पास है तो वो भी मैं बता देती हूँ और साहल आप अपनी बात भी कंटिन्यू कर लीजिएगा। साजन बलोच इनका सवाल है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, कहते हैं बहुत आपकी वजह से हमें हर दफ़ा सीखने को मिलता है। सवाल मेरा ये है कि हमारे घर में 2 बच्चे हैं, बड़ा जो मेरा बच्चा है वो तो अच्छा पढ़ता है लेकिन छोटे बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा होता, तो कैसे उसकी पढ़ाई के लिए हम कुछ कर सकते हैं? अभी वैसे हमने बहुत सारी बातें की हैं लेकिन ये कि ये चाह रहे होंगे कि इनको मुखातिब करके भी बता दिया जाए, तो साहल तो आप दोनों बता दीजिए और साहल अपनी बात आप कंटिन्यू भी कर लीजिए। जी अच्छा, ये तो इस पे भी डिपेंड करता है कि छोटे बच्चे की एज क्या है। अगर वो 7 साल तक का है, 7 साल के अंदर एज में, तो फिर तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा जैसे कि सुबह साहब ने बात की कि अगर वो घूम फिर भी रहा है, बैठा हुआ है, सोच रहा है, खेल रहा है, तो उसकी लर्निंग चल रही है। आप बस यकीन करें कि उसकी लर्निंग चल रही है। अब बाकी फिर कुछ जैसे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की भी बात चल रही थी, तो मेरे ध्यान में आ रहा था कि स्टोरी टेलिंग बहुत अहम चीज़ है अभी फ़िलहाल। अगर आपको लगता है कि उर्दू या इंग्लिश या जो भी लैंग्वेज आपके स्कूल में सिखाई जा रही है उसके असाइनमेंट्स वगैरह बच्चा करके नहीं दे रहा है और उसकी लैंग्वेज पे बड़ा फ़र्क पड़ेगा, तो आप स्टोरी टेलिंग करें, आप किताबें सेलेक्ट करें और आप किताबें कभी बच्चे से चूज़ करवाएं, कभी खुद लेके आएँ और फिर आप वो मिलके एक सेशन सा करें, घर में किताबें पढ़ें। और ये छोटे बच्चों के लिए भी, छोटे बच्चों में और भी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि अभी इन्होंने सवाल किया, तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप एटलीस्ट स्टोरी टेलिंग करें, ठीक। और अगर बच्चे के साथ मज़ीद खेल कूद के मौके पैदा करें ताकि उसी में उसकी लर्निंग है छोटे बच्चों की, तो ठीक। और एक ये जो चीज़ मैं जिसके बारे में बात करना चाह रहा था कि रूटीन से मुताल्लिक के हम स्केड्यूल और रूटीन 2 मुख्तलिफ चीज़ें। आपने नोट किया होगा कि रूटीन लफ्ज़ का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि रूटीन एक्टिविटीज़ बाउंड होते हैं, ठीक, और स्केड्यूल टाइम बाउंड होता है। तो ऐसे में अगर बच्चे खुद स्केड्यूल बनाते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन पेरेंट्स को ज़रूरी नहीं है कि वो कोई स्केड्यूल तैयार करें और फिर उस पे बच्चे को ज़बरदस्ती लाने की कोशिश करें और फिर वो ना करे तो फिर वो एक उसके नतीजे में एक नेगेटिव माहौल क्रिएट हो कि भाई तुमने इस फलाना टाइम पे फलाना काम नहीं किया, ये तो हमारे स्केड्यूल में लिखा हुआ था। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और पहली बात तो ये है कि स्केड्यूल अगर बच्चे बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वैसे रूटीन ज़्यादा अहम चीज़ है कि आपने एक्टिविटीज़ बाउंड की हुई है कि भाई ये हाँ आज हमने ये चीज़ें करनी है और वो कभी भी की जा सकती है दिन के किसी भी वक्त में। बेहतर है कि आप नमाज़ों या खाने के वक्त उसको बाउंड कर दें कि भाई आप इसको इस तरह से देखने, खाने से पहले हम ये काम करनी है, वो खाने से पहले कभी भी हो सकता है, ठीक। और
उसमें ये भी हो सकता है कि आप अगर थोड़े बड़े बच्चे हैं तो उन्हें खुद कहें कि वो अपनी टारगेट शीट खुद बना लें कि उन्होंने इस हफ्ते ये काम करने, ये अपनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं। उस तरह से वो एक जो जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हमेशा से कि वो सेल्फ अकाउंटेबल बने, तो वो उस तरफ भी आएंगे। तो एग्जैक्टली ये कुछ चीज़ें हैं, और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे मैं भी फ्रैक्शंस की बात कर रहा था, तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शन सीखने का इससे बेहतरीन मौका नहीं हो सकता कि आप डिनर टेबल पे बैठे हों और आप पराठों के साथ फ्रैक्शन सीखें, हाफ क्वार्टर्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों को, इन सब अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल किया जाए। ग्रेट, ज़बरदस्त। और ये भी बड़ी आपने अच्छी बात की है कि बच्चों का वैसे इम्तिहान होता है, इस दफ़ा पेरेंट्स का अपना इम्तिहान है। और तो वह आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि हमारे यहाँ तकरीबन 70% जो ख़वातीन हैं वो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उसके बाद सो जाती हैं। तो एक ये भी एक रीज़न होता है कि उनको टाइम भी नहीं मिल रहा होता। अब जब बच्चे घर पे उनको क्लासेस भी देनी है और सारा सिलसिला चलाना है, तो उसमें उनका अपना बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो बच्चों को उठाना है, उसके दरमियान में उन्होंने फोकस करना है अपने बच्चों की पढ़ाई पे और फिर पूरे दिन उनको टाइम देना है। तो बिल्कुल ये उनका भी इम्तिहान है एक बहुत बड़ा। बिल्कुल। और इस वक्त आप देखें, ये तो अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया है एज पेरेंट्स कि आप अपने बच्चे की लर्निंग में फुल टाइम इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप अपने बच्चों के लर्निंग स्टाइल्स पहचानने की कोशिश कर सकते हैं कि अच्छा इसको बैठ के पढ़ने में सही रहता है या ये मूव होके पढ़ता है। जैसे अभी सवाल भी जो आपके पास आया है उसमें भी मेरे जहन में यही आ रहा था कि अगर तो बच्चा 7 साल से बड़ा है और आपको ये लगता है कि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करें और देखें कि क्या चीज है जो उसका इंटरेस्ट किल कर रही है। कोई ना कोई इन्वायरमेंट में उसके फैक्टर्स जैसे होते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में इंटरेस्ट, बच्चे सीख नहीं रहा, तो जो सिखाने वाला है उसको अपना तरीका चेंज करने की जरूरत है, उसको अपना तरीका तब्दील करने की ज्यादा जरूरत है, बजाय इसके कि हम बच्चे में फॉल्ट ढूंढने की कोशिश करें। हमें ये देखना है कि उसकी इन्वायरमेंट में क्या चीजें हैं जो उसको, उसके साथ ये मसाइल उसको पेश आ रहे हैं बच्चे को। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छे से हमने इसको देखा। बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। और मैं चाहूँगी कि आने वाले दिनों में आप वो टॉपिक भी ज़रूर लेकर आइएगा कि किस तरह से आप होम स्कूलिंग करते हैं अपने बच्चों की, वो क्या प्रोसेस ये होता है। बहुत अच्छी तजवीज़ है और ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है और इस पर इंशाल्लाह बहुत डिटेल से बात की जा सकती है इंशाल्लाह। चलें जी, इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत एक शुक्रिया। आखिरी टिप मेरे जी जी ध्यान में आ रही थी जी साहब। कि ना सिर्फ बच्चों की लर्निंग में इन्वॉल्व होने का मौका दिया, बल्कि मेरे ख्याल से इस मौके को इस तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अपनी लर्निंग को भी कोई डायरेक्शन दें। जब राइट, बच्चे, अगर आपको लगता है कि बच्चे पढ़ने बैठ रहे हैं और बच्चे अभी उठ जाएंगे थोड़ी देर में, तो आप भी कोई किताब लेके, कोई चीज़ लेके बैठें और आप भी पढ़ते हुए नजर आए, तो वो एक ऐसा इन्वायरमेंट बनेगा जहाँ पे पढ़ाई हो रही है। ज़बरदस्त, बिल्कुल। ग्रेट। अच्छा, अक्सर ये टीचर्स के लिए कहा जाता है ना कि टीचर्स जब दोबारा मतलब अगर कहीं टीचिंग शुरू करते हैं तो उनको ये बेनिफिट भी होता है कि वो सारी की सारी चीज़ें उनकी रिवाइज होती रहती हैं जो उन्होंने अपने स्कूल के ज़माने में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में जो उन्होंने इल्म हासिल किया था, जो हम भूल चुके होते हैं। तो पेरेंट्स को भी एक अच्छा मौका मिल जाएगा इस तरह कि वो सारी चीज़ें रिवाइज कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें अपने कुछ इल्म में इजाफा और दोबारा जो पढ़ा हुआ है, जो भूल चुके हैं, वो भी दोबारा याद करने का मौका मिल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक को लर्निंग का भी इन्वायरमेंट बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलिए साहल, आपका भी और दुबा आपका भी, अब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने, क्योंकि मैं बिल्कुल जब आप शुरू किया था ये टॉपिक तो आपने बिल्कुल ब्लैंक थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है, तो आपने बहुत अच्छे तरीके से सोल्यूशन दे दिया उसका। चलें, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू। मुझे उम्मीद है बाकी लोगों को भी मदद मिली होगी इससे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। अपना